नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। देश जब आज़ादी के 75वें साल में दाखिल हो गया है, उस वक्त भी बच्चों की एक बड़ी आबादी बुनियादी जरूरतों, खासकर शिक्षा से वंचित रह जाती है। देश के शहीद जवानों, सुरक्षा कर्मियों के बच्चों, कोविड जैसी आपदा के शिकार लोगों के बच्चों और कमजोर तबके के जरूरतमंद बच्चों को आज की शिक्षा से जोड़ने के लिए ITV फाउंडेशन ने रोटरी लिटरेसी मिशन जस्टिस तनखा मेमोरियल के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है फर्स्ट इन क्लास तकनीक के जरिए बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का क्रांतिकारी हथियार है। इस अभियान के तहत बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ा जाएगा और ऐप का नाम होगा लर्निकेशन। बच्चों को 1 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे जो लर्निकेशन ऐप से लेस होंगे। इस तरीके से बच्चों को आधुनिक शिक्षा आसान, वैज्ञानिक और सहज तरीके से दी जाएगी। तो 1 लाख टैबलेट PC फ्री में बांटना ये मिशन का मकसद है। दूसरा मकसद है लर्निकेशन के आधुनिक एजुकेट से लेस टैबलेट होंगे जो कि बच्चों को दिए जाएंगे। साथ ही लर्निकेशन कंटेंट, टीचिंग और सॉफ्टवेयर भी देगा। तो बड़ा फायदा बच्चों को इससे होगा। बच्चों की मदद मिल पाएगी। बच्चों की मदद और परख के लिए प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर बनाए गए हैं। लर्निंग और गेमिंग से जुड़ी इस तकनीक का इस्तेमाल बच्चों के लिए खास तौर पर ये किया जाएगा। सभी सशस्त्र बल, पुलिस और पैरामिलिट्री शहीदों के बच्चों को इससे सबसे ज्यादा मदद मिल सकेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों को मदद मिलेगी। कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए उनको काफी मदद इससे मिलेगी। आधुनिक एजुटेक के जरिए लर्निंग इकोसिस्टम भी तैयार करना इसका एक मकसद है। तो डिटेल में फर्स्ट इन क्लास मिशन लॉन्च में क्या कुछ है आपको बता दें। 1 लाख टैबलेट PC मुफ्त बांटे जाएंगे। सभी सशस्त्र बल, पुलिस और पैरामिलिट्री शहीदों के बच्चों को मदद मिलेगी। साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी मदद मिलेगी। इसके अलावा सभी टैबलेट लर्निकेशन के आधुनिक एजुटेक से लेस होंगे। तो आज फर्स्ट इन क्लास मिशन लॉन्च हो चुका है और इसमें तमाम उन बच्चों को फायदा मिलेगा और साथ ही साथ गरीब बच्चों को फायदा मिलेगा। तमाम विषयों पर प्री लोडेड इसमें कंटेंट होगा जो टैबलेट दिए जाएंगे कि भारतीय भाषा बाइलिंगुअल लर्निंग भी इसमें बच्चे कर सकेंगे। असेसमेंट सॉफ्टवेयर्स प्लेटफॉर्म भी इसमें होगा। इंटरनेट एक्सेस असिस्टेंस भी इसमें होगा। साथ ही लाइव टीचर सपोर्ट भी बच्चों को मिल पाएगा। इसके अलावा नर्सरी से 12वीं तक का पूरा कोर्स इसमें होगा। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए अहम फैसला किया है। केंद्र कैबिनेट ने साल 2022 से 23 के सीजन के लिए रबी की फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। आइए आपको ग्राफिक के जरिए यहां पर बताते हैं कि सरकार ने किन 6 फसलों पर कितना MSP बढ़ाया है। तो रबी की फसलों की MSP आपको बता दें यहां पर बढ़ा दी गई है। गेहूं पर 1975 जो प्रति क्विंटल था वो अब बढ़कर 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। यानी कि गेहूं की MSP में 40 रुपए की यहां पर बढ़ोतरी की गई है। कुल मिलाकर आपको 6 बता दें फसलों की बढ़ोतरी यहां पर की गई है MSP में। गेहूं की, सरसों की, जौ की, इस तरह की फसलों की यहां पे यानी कि जो रबी की फसल होती है उनकी MSP को बढ़ाया गया है। तो गेहूं की जो फसल है इसकी MSP में आपको बता दें 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं बात सरसों की करें तो सरसों की जो अभी तक MSP थी 2021 से 22 में वो थी 4650, जो कि अब 400 रुपए बढ़ा दी गई है। तो बढ़कर ये हो गई है 5050 रुपए प्रति क्विंटल। यानी 2022 से 21 में अब सरसों की MSP 400 रुपए अब बढ़ा दी गई है। तो गेहूं की 40 रुपए बढ़ाई गई है। वहीं सरसों की बात करें तो सरसों में ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। 400 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर MSP में 2022 से 23 में यहां पर की गई है। इसी तरह से मसूर की बात कर लेते हैं। मसूर की जो अभी MSP है वो है 5100, जो कि अब आज बढ़ा दी गई है और ये अब हो गई है 5500, 400 रुपए की बढ़ोतरी के साथ। वहीं जौ की बात करें तो 1600 रुपए प्रति क्विंटल जौ की MSP थी, जो कि अब बढ़कर यानी कि आज बढ़कर 35 रुपए और बढ़ा दी गई है, जो कि कुल यहां पर इसकी कीमत कहेंगे 1635 रुपए यहां पर हो गई है।
तो किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं यहाँ पर है। वहीं इसके अलावा चने की भी यहाँ पर प्रति क्विंटल जो एमएसपी है वो बढ़ा दी गई है, 130 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 5100 इसका जो प्रति क्विंटल एमएसपी थी वो अब बढ़कर 5230 हो गई है। और वहीं कुसुम की बात कर लेते हैं, यानी कि साफ्लावर की बात कर लेते हैं, 5441 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी थी, जो कि बढ़कर हो गई है 5327, यानी कि 114 रुपए की इसमें बढ़ोतरी आज सरकार ने की है। सरकार की ओर से फैसला तब लिया गया है जब कृषि कानूनों के मसले पर किसानों का आंदोलन जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सरकार के फैसले की जानकारी दी। रबी सीजन के लिए 6 फसलों की एमएसपी का निर्धारण किया गया है। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में उत्पादन लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का निर्णय किया। रबी सीजन की जो फसलें हैं उनमें गेहूं पर जो एमएसपी की बढ़ोतरी है वो 100% है। इसी प्रकार से सरसों पर भी वृद्धि 100% है। जैसे आप देखेंगे कि 21-22 में 1975 रुपया कुंटल का भाव गेहूं का था। गेहूं पर लागत 1008 रुपया आती है। अब 22-23 में जो भाव एमएसपी का तय हुआ वो 2015 हुआ है। कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है एमएसपी थी, है और रहेगी। और लगातार कृषि सुधार कानून आने के बाद भी एमएसपी की दर बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है और एमएसपी पर खरीद बढ़ रही है। इसमें किसी के मन में कोई शंका नहीं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में बहुत सारे कदम उठा रही है। फसलों की एमएसपी को बढ़ाया जा रहा है और जो किसान हैं वो जागरूक लोग हैं, वो इसे अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन विपक्ष किसानों के कंधे पर अपना हित साधने में लगा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन परमार से। देखिए, आंदोलन के प्रारूप बदले। जब शुरुआत हुई तो किसान पंजाब से उठकर दिल्ली के रास्तों की ओर चले थे और आज के अगर बात करें तो अब मुद्दा जो है वो मुद्दा इस बात को लेकर है कि जो अधिकारी जिसकी ओर से ये स्टेटमेंट दिया गया था लाठीचार्ज को लेकर, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो। एक स्थायी धरना करनाल में लगाया गया, लेकिन राकेश टिकैत साहब उस बात को भी एडमिट नहीं कर रहे कि ये स्थायी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से कवायद में जुटा हुआ है कि बातचीत से हल निकाला जा सके। सरकार की रणनीति क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब मौजूद हैं। दलाल साहब, आज ही केंद्र की ओर से एमएसपीज की घोषणा की गई है। अलग अलग फसलों पर दाम बढ़ाए गए हैं, हजार रुपया जो है बढ़ाया गया। आखिरकार क्या वजह है कि आपकी इन बढ़े हुए दामों को भी एक्सेप्ट करने को किसान जो है तैयार नहीं है, और जिस तरह से करनाल में हुआ है उसको लेकर क्या कुछ रणनीति जो है सरकार की ओर से बनाई गई है, क्या कुछ बातचीत जो है वो की जा रही है? सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने बिजाई के वक्त से पहले दामों की घोषणा करने का एक नीति बनाई थी, जिससे किसानों को बोने से पहले पता चल जाए कि उसकी फसल का क्या मूल्य मिलेगा। उसी नीति के अंतर्गत आज जो अब बिजाई का वक्त आने वाला है, गेहूं के दाम बढ़ा दिए, जौ के दाम बढ़ाए हैं, मसूर के दाम बढ़ाए हैं, सरसों के दाम बढ़ाए हैं, चने के दाम बढ़ाए हैं। और हरियाणा को इसको विशेष रूप से लाभ होगा, क्योंकि हमारा आधा हरियाणा सरसों की खेती करता है और सरसों के दाम 4650 से 400 रुपये उसके क्विंटल के एकदम से बढ़ाए हैं, 5050 रुपये कर दिए हैं। मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं और हरियाणा के किसानों को इसका बहुत लाभ होगा। सरसों के भाव जो है पिछले 5-6 साल के अंदर लगभग दुगने हो गए। जो
नीति थी कि किसान की आमदनी दुगनी करनी है, उसमें ये सहायक होगा। दूसरा जो आपका विषय था किसान के धरने का, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी की हमेशा से नीति रही है कि किसानों के साथ चर्चा की जाए, बल प्रयोग उन पर बिल्कुल ना किया जाए, और जहाँ तक भी जो भी चीज़ हो समझा बुझा करके उनसे बात करके रास्ता निकाला जाए, क्योंकि वो पूरे हरियाणा को, पूरे हरियाणवी को अपना परिवार मानते हैं। हो सकता है कि कुछ किसान नेताओं से, कुछ किसान भाइयों से हमारे मतभेद हों, लेकिन हैं तो हम सब एक ही परिवार के सदस्य। तो बल प्रयोग करने के किसी भी तरफ से समर्थक हमारी सरकार नहीं है। और आज भी कल से 3 दौर की वार्ता अधिकारियों ने किसान नेताओं से की है। जो मुझे सूचना है आज भी वार्ता चल रही है और ज़रूर इसका कोई न कोई हल निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसी समस्याएं आई हैं, किसान धरने पर बैठे हैं और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अधिकारियों ने उनसे सामंजस्य बना करके कोई रास्ता निकाला है। एक संतुलन बेहद ज्यादा जरूरी होता है और उसको मेंटेन करने का काम भी किया गया। किसानों की ओर से शांति की बात की गई थी कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा, लेकिन बार बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो करनाल का पहला घटनाक्रम हो या कल की ही बात कर लें, बैरिकेड्स तोड़कर जो है लघु सचिवालय का। अब उस लघु सचिवालय में कई तरह के काम होते हैं, कई हजारों लोग जो है रोजाना के आते हैं, वो बंद पड़ा है। ऐसे में मांग किसानों की एक है कि अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है कि ये हठधर्मिता जो है इसको मना पाने में आप लोग या प्रशासनिक अमला जो है सफल हो पाएगा? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, तो उसमें डर ये रहता है कि असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं। किसान आंदोलन में किसानों से हमें कोई चिंता नहीं है, किसान देशभक्त है, किसान गलत काम नहीं करता, लेकिन उतनी भीड़ के अंदर वो खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इसमें 4 आदमी 10 आदमी गलत आ जाएं, वो ऐसी हालात पैदा कर दें कि बल प्रयोग हो, और इसी चीज़ का डर हमेशा हमें रहता है। और तो हालांकि पूरे प्रशासन को सख्त निर्देश हैं कि पूरा संयम बना के रखें, और आम तौर पर प्रशासन ने कितनी घटनाएं घटी हैं संयम बना के रखा है, और आगे भी हमारे निर्देश यही हैं कि किसी भी तरह का बल प्रयोग ना हो। लेकिन किसान नेताओं से मेरी प्रार्थना है कि बार बार हरियाणा को युद्ध भूमि ना बनाएं। ये जो कानून है ये पार्लियामेंट में का विषय है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ पड़ा है, ये लागू ही नहीं है। और अभी आप देखोगे पिछले दिनों ऐसी ही घटना मोगा में भी हुई थी। साफ दिखाई देता है कि पंजाब में समस्या नहीं है इन नेताओं को, पंजाब के नेता आके हमारे प्रदेश में आकर समस्याएं पैदा करते हैं। जो जागरूक लोग हैं वो सब देख तो रहे हैं कि हरियाणा की हमारी जो सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, जनता हितैषी सरकार है, उसको क्यों मजबूर किया जा रहा है बार बार, तो ये जनता समझ रही है। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्या डायलॉग होना चाहिए? जो वार्ता रुक चुकी है किसानों और कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन नहीं स्थापित हो पा रहा, क्या वो एक बार फिर से डायलॉग की शुरुआत होनी चाहिए? नहीं, मैं कहता हूँ कि हर चीज़ का समाधान ही चर्चा से होगा। डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग से पहले प्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए। किसान नेता कहते हैं कि पहले ये कानून वापस लो फिर डायलॉग होगा, तो फिर किस चीज़ का डायलॉग होगा? चर्चा को खुला रखें, खुले मन से आएँ, और हर चीज़ का समाधान हो सकता है, चर्चा के माध्यम से हो सकता है। राजीव, जेपी दलाल साहब हैं, कृषि मंत्री हैं हरियाणा प्रदेश के, और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि वार्तालाप की जा रही है और प्रयास यही किया जा रहा है कि इस मुद्दे का समाधान निकाला जाए, लेकिन साथ ही साथ पंजाब को भी घेरा है, क्योंकि पंजाब के मोगा में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, आखिर उस समय इस तरह का बवाल या इस तरह की राजनीति या इस तरह के धरने प्रदर्शन क्यों नहीं हुए? क्योंकि सियासत उस समय भी दोनों प्रदेशों में गरमाई थी, एक दूसरे पर छिटाकशी भी राजनेताओं की ओर से की गई थी। ऐसे में देखना यही होगा कि अब क्या कुछ निर्णय जो है वार्तालाप के बाद, क्या कुछ मांगे किसानों की ओर से रखी जाती है और सरकार उस पर क्या काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम लाने का सबसे अहम फैसला है।
मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जैसा हमें ज्ञात है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ने कुछ और क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत जो टेक्सटाइल का उद्योग है उससे लाखों लोगों को रोजगार का सृजन होता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को देखते हुए वैश्विक वस्त्र व्यापार में भारत का अपना प्रभुत्व और बढ़े, उसके लिए इस निर्णय को किया गया है। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपया, 5 वर्षों में 10,683 करोड़ के मूल्य के प्रोत्साहन मुहैया कराए जाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों को इसका रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अप्रत्यक्ष तौर पर लाखों लोगों को रोजगार मिल पाएंगे। 10,683 करोड़ रुपए इसमें इंसेंटिव के रूप में प्रोडक्शन के ऊपर दिए जाएंगे। जो लोग, और इसको 2 भाग में रखा है, जो लोग 100 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं और जो लोग 300 करोड़ से अधिक निवेश करते हैं। साधारणतः हमारा अनुमान है कि इसमें से ग्लोबल चैंपियंस निर्माण हो, ऐसी कंपनियां जो विश्व के बाजार में कॉम्पिटिटिव हो सके। जो कुछ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार की तरफ किसान आंदोलन को राजनीतिक मोटिवेटेड बताए जाने को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 10 महीने से सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। केंद्र सरकार को किसानों की बात सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, क्योंकि बातचीत से ही हर समस्या का समाधान निकलता है। नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। उनका जो आंदोलन चल रहा है वो किसान यूनियन, किसान नेता, किसान संगठन चला रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल उसका नेतृत्व नहीं कर रहा है। उनकी मांग के हक में है, सारी राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस भी है, हम भी हो, क्योंकि जो नए कानून बने हैं उनमें किसान मांग रहा एमएसपी गारंटी। क्योंकि आज एमएसपी में हरियाणा में आप जाके देखो, मंडियों में जाके देखो, अब यहाँ तो दिल्ली में बैठे बात कर। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि सिर्फ इनेलो ही किसान हितैषी पार्टी है, बाकी सब पार्टी किसानों के हित में होने का ढोंग करती हैं। हमारा सिवाय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कोई दूसरा किसान का समर्थक नहीं है। जिस बात को लेकर के किसान आज लड़ाई लड़ रहे हैं, उस कानून को आगे लाने के लिए कांग्रेस की तो अहम भूमिका रही है। दिखावा करते हैं, लेकिन ये सरकार से मिले हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में स्वच्छ भारत मिशन के स्टेट टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन स्टेट टास्क फोर्स की मीटिंग हर 3 महीने में जरूर हो, ताकि कार्यों की समीक्षा कर योजनाओं को सिरे से चढ़ाया जा सके। उन्होंने जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश भी दिए और कहा कि जिला स्तरीय टास्क फोर्स की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्टेट टास्क फोर्स के सदस्यों से फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फंड का सही उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। गुरुग्राम नगर निगम में मेयर और एसई के बीच चल रहे विवाद के बीच कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एसई राकेश शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नगर निगम की एक बैठक के दौरान एसई राकेश शर्मा और मेयर मधु आजाद के बीच वार्ड नंबर 22 में कामकाज के मुद्दे पर बहस हो गई थी, जिसमें अधीक्षक अभियंता राकेश शर्मा बहस के बीच बैठक को छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद गुरुग्राम में पार्षदों और मेयर ने अधिकारी एसई राकेश शर्मा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। इसमें मेयर और तमाम पार्षदों ने गुरुग्राम के रेस्ट हाउस में पहुंचकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और तमाम बातें सामने रखी, जहां गृह मंत्री एसई राकेश शर्मा को सस्पेंड करने के आदेश दिए। नगर निगम की मेयर ने जो बात बताई है उसमें उन्होंने बताया कि उनके क्वेश्चंस थे और उसका जवाब देने की बजाय एससी मीटिंग को वॉकआउट करके चला गया। ये बहुत गंभीर मामला है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कि आप
मीटिंग कोई छोड़ के चले जाए तो मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। सर, इसके अलावा नगर निगम में अभी भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले, सीएनडी को लेकर के मेयर ने पत्र भी लिखा, जांच हुई, दोषी पाए गए। देखिए, जो मामले मेरे सामने आते जा रहे हैं उनके ऊपर मैं कार्रवाई करता जा रहा हूँ। मैं पीछे देख के गया था, फिर और फिलहाल इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।